दोस्तों नमस्कार। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 16, 17, 18 अप्रैल को भारत सरकार ने एक संसद का विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में कुछ संवैधानिक संशोधन होने हैं। ये क्यों जरूरी है हम सबको जानना, आज हम इसकी चर्चा करें। क्योंकि जब से संविधान बना है उसके बाद ये पहली बार ऐसे संशोधन हैं जो हिंदुस्तान में होने वाले हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं है, इससे आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए ये जो घटनाक्रम है इस पे जरा क्लोज नजर बना के रखिए, क्योंकि आपके और हमारी जिंदगी में इसका असर होने वाला। ये मुद्दे क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी की चर्चा करने वाले। दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अप्रैल 16 से 18 को स्पेशल सत्र है और उसमें दो प्रावधान आने की संभावना है। पहला, जो लोकसभा की सीटें हैं जो अभी 543 है, 543 हैं, इनको बढ़ाकर 816 करने की प्रपोजल है। क्योंकि देश की आबादी बढ़ी और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी ज्यादा आबादी हो गई कि शायद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के लिए उस क्षेत्र को संभालना, मैनेज करना लॉजिकल नहीं लग रहा है। और दूसरा, जितने सांसद बनेंगे उसमें 1/3 संख्या महिलाओं की होगी, मतलब 273 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इस समय करीब 15% है। तो आप ये मान के चलिए कि महिला सांसदों की जो संख्या है वो डबल से भी ज्यादा होने की संभावना है। इसके क्या असर होंगे, सामाजिक असर क्या होंगे, राजनीतिक असर क्या होंगे और जो सरकार चलाएगा उसके लिए कैसे चुनौतियां बढ़ेंगी, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। एक एक करके आज हम इनकी चर्चा करेंगे, ब्रीफली करेंगे, क्योंकि हर मुद्दा बहुत डिटेल का है। जैसे जैसे स्थितियां हमारे सामने आएंगी, जैसे जैसे संसद में चर्चा होगी, हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस आप तक लेके आएंगे। लेकिन आज जो ब्रीफली मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वो है रिप्रेजेंटेशन। ज्यादा इंक्लूसिव होगा लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको समझेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बड़ा रीशफल होने की संभावना है। कैसे रीजनल पार्टीज अपने आप को एडजस्ट करेंगी, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। इलेक्टोरल डायनेमिक्स, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी और नए समीकरण बनेंगे। इस बात को समझिएगा कि जो अभी तक चल रहा था उसमें बदलाव होगा। गवर्नेंस का मॉडल, अपॉर्चुनिटीज आएंगी क्योंकि देश में नए सांसद आएंगे, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन चैलेंजेस भी बढ़ेंगे क्योंकि सांसद अपने यहां पे जो चुनौतियां देखेंगे वो देश तक सामने आएंगी। और लॉन्ग टर्म इसका स्ट्रक्चरल इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये देश के पूरे गवर्नेंस मॉडल को इंपैक्ट करेगा। अभी तो हम सांसद की बात कर रहे हैं, विधानसभाओं में असर क्या होगा, पंचायत राज पे असर क्या होगा, बाकी संस्थाओं में असर क्या होगा, जो भी भारत के संविधान के अंदर बाकी जितनी संस्थाएं हैं उन पे इसका असर क्या होगा, आने वाले दिनों में हमें इन सब की चर्चा करनी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और इस वीडियो को शेयर करिए और आने वाले दिनों में अखबारों को और चर्चाओं को जरा ध्यान से देखिएगा और जो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं उन पे जरा विचार जरूर करिएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये कड़ी आपकी टूटे नहीं। पहला मुद्दा मैं जो बता रहा हूं कि मोर इंक्लूसिव होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा। कारण बहुत सिंपल है, देश की आबादी बढ़ गई और आबादी एक सी नहीं बढ़ी है। कई राज्यों में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है, और कई राज्यों में आबादी या तो स्थिर रही है या कम बढ़ी है। तो इससे क्या सीटों के बंटवारे में फर्क आएगा, और अगर आएगा तो उसका राजनीतिक समीकरण में क्या असर पड़ेगा, इसको सोचना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जहां पे आबादी बढ़ी है वहां पे सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। मतलब यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के जो क्षेत्र है जहां पे आबादी तेजी से बढ़ी है वहां पे एमपीज ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्या साउथ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो संसद में प्रोपोर्शनेटली क्या कम हो जाएगा?
अगर ऐसा होता है तो उसके राजनीतिक समीकरण पे क्या असर होंगे, इसको भी समझना जरूरी है। दूसरी तरफ महिलाओं का 33% रिजर्वेशन इंश्योर किया जाएगा, अभी 15% है। अब इसका मतलब यह है कि अब महिलाएं किन मुद्दों पे फोकस करेंगी? हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, वेलफेयर, विमेन वेलफेयर, बाकी चीजों में। पुरुषों को वेलफेयर में इतना इंटरेस्ट होता नहीं, उनका पूरा फोकस होता है इकोनॉमी। लेकिन जब महिला सांसद आएंगी तो पारिवारिक मुद्दे ज्यादा उठाएंगी कि एक गृहिणी को, एक महिला को क्या समस्याएं हैं और सरकार उसके लिए क्या कर रही है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत की राजनीति में, जिसका असर आर्थिक स्थिति पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो साउथ के स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है, उनको ये लगेगा कि साहब पहले ही हमारी संख्या कम थी, हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे वो नॉर्थ इंडिया से बनते थे, या नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स जो थी वो हमेशा देश पे हावी रहती थी। अब जो आप नई सीटें बनाएंगे और पॉपुलेशन के आधार पे बनाएंगे, तब तो ये असंतुलन और बढ़ जाएगा। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल बनेगा, इस पे भी हमें सोचना होगा। अब हम बात करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स की। अभी तक क्या था कि अपने अपने क्षेत्र में जो बाहुबली थे, जो धनाढ्य सेठ थे, जो बाकी लोग थे, उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर की जाती थी और ये उम्मीद होती थी कि वहीं से उनको टिकट मिलेगा। अब जब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और फिर हमने देखा बहुत सारी सीटें SC/ST कैटेगरी में आरक्षित है, तो जब आरक्षण बढ़ेगा सीटों का, चाहे वो रोटेशन में हो, तो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। इसका मतलब यह है कि अब महिलाओं को ढूंढना पड़ेगा, मतलब काबिल महिलाओं के लिए पार्टियों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी संस्थाओं में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को और जोड़ना होगा, महिलाओं से संबंधित उनको कार्यक्रम बनाने होंगे, महिला सशक्तिकरण, उनको राइट्स, उनकी बोलने चालने की भाषा, कैसे उनको इंटरेक्ट करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होगी ताकि चुनाव रैली में वो जा सकें, अपनी बात रख सकें। एक बहुत बड़ा एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी शुरू हो जाएगा। जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन बेस बड़ा है और ऑल इंडिया पे ये काम करती हैं, इनको शायद आसानी होगी। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, उनका क्या होगा? क्या आरजेडी में 33% महिलाएं मिल जाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी को 33% महिलाएं मिल जाएंगी? क्या टीएमसी को 33% महिलाएं मिलेंगी? क्या मुस्लिम लीग को या ओवैसी साहब की पार्टी को 33% महिलाएं मिलेंगी फील्ड करने के लिए? सवाल ये होगा। तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां बहुत कुछ बदलेंगी। जो रीजनल पार्टीज है, बड़ी पार्टियां तो समझ कर लेंगी, लेकिन जो मैं बात कर रहा था रीजनल पार्टीज की, उनके लिए चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी। खासकर कुछ सामाजिक आधार पे जो पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं, जो धार्मिक आधार पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वहां पे अब उनको महिलाओं को उचित स्थान भी देना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आता है। अब एक और जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वोटिंग को लेकर। वोटिंग डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिपेंड करेगी कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो अब पॉपुलेशन के आधार पे जो बंटवारा होगा, जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें फेरबदल होगा, वो कैसे होगा, उससे जो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा। इसका मतलब अभी जो 816 सीटें हैं, इसका मतलब ये है कि जो 816 सीटों के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फेरबदल करना होगा, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उनमें बदलाव आएंगे। इसका मतलब ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एंट्रेंट्स, और इलेक्टोरल कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि छोटे एरिया में लॉबिंग ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बड़े में तो चलो आपको लोग जानते नहीं हैं, जिसके पास पैसा होता है, रिसोर्स होता है, वो हावी हो जाता है। लेकिन छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का इतिहास भी जानते हैं, काम करने की शैली को भी जानते हैं, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चुनौती है, जो अभी एमपीज हैं उनमें से कितने अपनी सीट बचा पाएंगे,
ये भी देखना होगा, क्योंकि एक जिले में एक क्षेत्र से आपको बहुमत मिला, दूसरे में आपको कम वोट मिले, आप जीत जाते थे। अगर अब डिलिमिटेशन में ये इक्वेशन बदलता है और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको अब पूरे क्षेत्र में दोबारा देखना पड़ेगा कि मेरे को किस तरह से अपनी साख बनानी। रही बात गवर्नेंस की, अब जो गवर्नेंस है उसमें पॉसिबिलिटीज भी आएंगी, क्योंकि दोनों बातें हैं। एक तो जेंडर बैलेंसिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 33% महिलाएं हैं, तो जो भी कानून बनेंगे उसमें महिलाओं की आवाज सशक्त रहेगी, क्योंकि 33% महिलाएं हैं और महिलाओं के मुद्दों को अब आपको ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल पास नहीं करवा पाएंगे, संसद में हंगामा होगा, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और दोनों तरफ की अगर महिलाएं मिल जाती हैं महिलाओं के हित में, तब आप समझिए कि क्या खेल होगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खासकर जो सांसद हैं, जो संसद के अंदर अपना गेम खेलते हैं, उनको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। डिबेट्स बढ़ेंगी और गंभीर होंगी। एफिशिएंसी का जो इशू है, अब संसद कितना काम कर पाएगी पता नहीं, क्योंकि अभी भी संसद काम नहीं कर पा रही। जब 543 लोगों में हम काम नहीं कर पा रहे, तो जब 817 हो जाएंगी, हर एक को बोलने का टाइम दिया जाएगा, तो या तो टाइम कम होगा या संसद सत्र को बढ़ाना पड़ेगा। क्या सरकार के पास संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है? संसद में बैठने की कुर्सियों का तो इंतजाम मोदी साहब ने कर दिया, लेकिन क्या टाइम आप एक्सपेंड कर पाएंगे? जो अभी सांसद 3 बार बैठते हैं, क्या जो संसद सदस्य है या सांसद का टाइम है, क्या आप उसको बढ़ाएंगे? बहुत सारे बड़े सवाल खड़े होंगे और कोलिशन की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो आपको लगता था कि एक गिवन पार्टी है, अब ऐसी बहुत सारी छोटी पार्टियां खड़ी होंगी, महिला ओरिएंटेड पार्टीज खड़ी होंगी, अलग अलग क्षेत्रों में पार्टियां खड़ी होंगी। अभी कोलिशन के लिए आपको 10-15 पार्टियां चाहिए होती थी, आने वाले समय में हो सकता है कोलिशन के अंदर 50 पार्टियां हों, 70 पार्टियां हों, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक सीट मायना करेगी। इस बात को भी समझना होगा। अब बात आती है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इफेक्ट की। जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बदलेगा, कैंपेनिंग की स्टाइल बदलेगी, जो भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं, क्या महिलाओं के सामने ऐसा होगा? क्या महिला सांसद या कैंडिडेट्स इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे जिससे पॉलिटिकल या समाज में गरिमाएं गिरती हैं? इस बात को देखना होगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि मसल पावर और मनी पावर का जो अभी तक योगदान रहता था, क्या उसमें कमी आएगी? इसको हमें समझना होगा। और जो मुद्दे हैं, क्या वो ढंग के उठेंगे या वही ओछी राजनीति रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिर फेडरल टेंशन, जैसा मैंने कहा कि सीटों का बंटवारा, साउथ के स्टेट ये कहेंगे कि आपने हमें फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया, नॉर्थ को और हावी कर दिया, तकरार क्या और बढ़ेगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत सीरियस मैटर है। देन प्रेसिडेंट इज सेटिंग रिफॉर्म्स। कुल मिला के स्थिति क्या है? आने वाले समय में जब हम एक्सपेंशंस की बात कर रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी, ये पहली बार होगी। बहुत सारे समीकरण सामने आएंगे, बहुत सारा डेटा सामने आएगा, बहुत सारे रीजन सामने आएंगे, क्योंकि आज़ादी के समय जिस तरह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ या बांग्लादेश और बंगाल का बंटवारा करके भारत के टुकड़े किए गए, उससे कितनी तमाशा हुई। इस तरह से क्या पॉलिटिकल टेंशन डिलिमिटेशन से बढ़ेगा या घटेगा? सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशन देश में कैसे बदलेंगे, इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? मेरा कहने का मतलब यह है कि दिस मूव कैन डेमोक्रेटाइज रिप्रेजेंटेशन। ये बात सही है, ज्यादा लोगों की बात संसद तक पहुंचेगी, महिलाओं की बात संसद तक पहुंचेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जेंडर बैलेंसिंग होगा, 33% महिलाएं आएंगी, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रिस्क इंटेंसिफाइंग रीजनल टेंशन, ये एक नेगेटिव चीज है। साउथ नॉर्थ का अगर डिवाइड बढ़ता है तो ये देश हित में नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है। और कॉम्प्लिकेटिंग गवर्नेंस, अभी भी हमारी सरकारें, हमारे सिस्टम काम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब इतने सारे एमपीज की डिमांड होगी और आपके रिसोर्सेज और ज्यादा बांटने पड़ेंगे, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ आम आदमी की बढ़ेगी या घटेगी? सर्विसेज इंप्रूव होंगी या घटेंगी? इसका जवाब भी सरकार से मांगना चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों?
संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, यहां तक सब ठीक है। लेकिन हाउ डिलिमिटेशन इज डन, अल्टीमेटली जो मुद्दा है वो ये निकल के आएगा कि बंटवारा कैसे होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन से जिले को किससे मिलाया जाएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता कोई काम करता है ना, जब तक उसमें पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं होता वो कदम नहीं उठाता। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 2029 की तैयारी मोदी साहब ने शुरू कर दी। ये नया राजनीतिक समीकरण है, महिलाओं का वोट अपनी तरफ आएगा, डिलिमिटेशन से जो एमपीज की सीटें हैं उनका बंटवारा होगा, और आने वाले समय में जो इक्वेशंस बनेंगे वो 2029 को ध्यान में रखकर बनेंगे। इस बात को हमें याद रखना होगा कि अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल डिविडेंड के बगैर ये डिसीजन होते नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरह से हम लोग इस अच्छे महत्वपूर्ण बदलाव को इस तरह से अपनाएं कि देश की तरक्की बढ़े, देश में खुशहाली बढ़े? आपके क्या सुझाव है? सरकार को क्या करना चाहिए डिलिमिटेशन के समय? नॉर्थ साउथ में डिवाइड ना बढ़े, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए, और संसद में जो घटनाक्रम होगा और जो बहस होगी उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या इनका रिफ्लेक्शन आपको वहां मिलेगा? आप भी साथ रहेंगे मेरे, मैं भी उन पे एनालिसिस करूंगा और दोबारा आपके पास वापस भी आऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।